हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इस आयोग की स्थापना कब होती है आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में हुई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस अधिनियम के तहत लागू किया गया है, या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है उसके लिए एक अधिनियम संसद में कब पारित हुआ है। तब आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग को स्थापित करने के लिए भारतीय संसद में 1990 में एक प्रस्ताव पारित हुआ है जिसको राष्ट्रीय महिला अधिनियम के नाम से जानते हैं। कब पारित हुआ? 1990 में, और अधिनियम 1990 का था। लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में कब आता है? 31 जनवरी 1992 को। और इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती जयंती पटनायक जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची है। तो नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? आपका राइट आंसर होगा अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। और वहीं मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 मूल संविधान में थी। और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। तो 12वीं अनुसूची ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? आपका राइट आंसर है समुद्र। ये विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिक निकेत का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो संकल्पना है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? आपका राइट आंसर होगा ग्रिनेल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रोटेम अध्यक्ष या फिर कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की राज्यपाल में निहित होती है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा ये किस बात पर निर्भर करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इन चारों में से कौन सा पौधा सहायक नहीं होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में चना सहायक होता है, मटर सहायक होता है, सेम सहायक होता है, या फिर यूं कहें कि जितनी भी दलहनी फसलें होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है। धान आपका राइट आंसर हो जाएगा, धान सहायक नहीं होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
साल, सागौन तथा शीशम किस वायोम के वृक्ष हैं? तो साल, सागौन, शीशम ये मानसूनी वायोम के वृक्ष हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गैविलिस अर्थात जिसको हम घड़ियाल के नाम से भी जानते हैं, बहुतायत में पाया जाता है। तो घड़ियाल बहुतायत में किस नदी में पाए जाते हैं? आपका आंसर होगा गंगा नदी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में हम किस देश को जानते हैं? आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 315 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? आपका आंसर होगा लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तब आपका आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। वहीं अगर दूसरी ओर आपसे पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तब आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति होती है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये आप जानते हैं दोस्तों कि राज्य विधान परिषद का जो गठन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, यानी अनुच्छेद 169 के तहत इसका गठन किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार ये कब दिया गया है? आपका आंसर होगा वर्ष 1926 में। कब दोस्तों? 1926 में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में निर्वाचन सूची, जिसको नामावली सूची के नाम से भी जानते हैं, इसको तैयार कौन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग, इसको हम चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं, भारतीय संविधान में इसका वर्णन भाग 15 में किया गया है। किस भाग में? भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है? तो वो कौन सा युद्ध है इन चारों में से जिस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित होता है? आपका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश स्थापित होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब होता है? 1526 में। कब होता है दोस्तों? 1526 में होता है। और इसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। मुगल वंश यहाँ पे स्थापित हो जाता है। मुगल वंश के जो संस्थापक वो बाबर हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना होती है कब? 1913 में। और गदर पार्टी के संस्थापक या फिर गदर पार्टी की स्थापना ये लाला हरदयाल के द्वारा की गई है। कब? 1913 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई विवाद अगर खड़ा हो जाता है, तो मामला
उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? आपका राइट आंसर है एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। और ये जो एंजिल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये जो जोग प्रपात है ये भारत में है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंपीय तरंग है? तो इन चारों में से कौन सी भूकंपीय जो तरंग है वो सर्वाधिक विनाशकारी है? आपका राइट आंसर होगा तृतीयक तरंग सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, जिसको हम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, अर्थात इनका पूरा नाम होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति, इस समिति की स्थापना होती है वर्ष 1938 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो गांधीवादी योजना, इस योजना का प्रतिपादन कब होता है? 1944 में। और किसके द्वारा किया गया है? नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये कब होती है? वर्ष 1975 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा देश में राष्ट्रपति शासन की स्थिति लागू की जाती है? तो राष्ट्रपति शासन ये किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? एक बार। और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन ये कब लगता है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2016, 3 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है। कितने दिन का? 46 दिनों का यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जिस समय लगा तो उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है इन चारों में से? आपका राइट आंसर है कोटोपैक्सी। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और कोटोपैक्सी ये जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ये कहाँ पे अवस्थित है? तो इक्वाडोर नामक देश में सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है। तो मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता ये कौन होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। और आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आप जानते हैं आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में अवस्थित है। और भारत में वर्तमान जो मुद्रा प्रणाली है इसका प्रबंधकर्ता कौन होता है? तो आरबीआई। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।